हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स के टॉपिक को डिस्कस किया है। जनरली बच्चे इस टॉपिक की प्रॉब्लम को क्रैमर्स रूल से बनाते हैं और उसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो मैंने इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद ली है। तो इस मेथड से इस टॉपिक की प्रॉब्लम को बनाना काफ़ी इजी होता है और काफ़ी टाइम सेविंग भी होता है। आप बहुत सारे टाइम को सेव कर सकते हैं और इसका फ़ायदा ये भी है कि क्रैमर मेथड से सिर्फ आप नेचर बता पाते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं बता पाते हैं। एक्चुअली जो एग्ज़ाम्स में वैल्यूज़ वेरिएबल्स की पूछी भी नहीं जाती है, वहाँ सिर्फ जनरली नेचर ही पूछा जाता है। लेकिन कुछ बच्चे जो बोर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, जो अपने स्कूल एग्ज़ाम्स की प्रॉब्लम को करते हैं 12th लेवल बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उन्होंने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी की होगी जहाँ उन्हें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना भी अ, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सिस्टम है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों चीज़ें बता देगा। ये वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना भी सिखाता है, साथ में आपको ये सॉल्यूशन का नेचर भी बताता है, मतलब कि उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, ये बातें भी बताएगा और साथ में वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना भी बता देगा। तो चलिए हम लोग एक पहली बेसिक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। सपोज करिए हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू 4। ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y प्लस z बराबर 1। और तीसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 5y प्लस 2z बराबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है। इसमें करना क्या होता है, पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। हम इसे क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले कॉलम में हम एक्स के कोफिशिएंट लिखते हैं 1 2 3। फिर हम वाई के कोफिशिएंट लिखते हैं 1 3 5। देन हम एक्स के कोफिशिएंट जेड के कोफिशिएंट लिखते हैं 2 1 2। तो क्या इक्वेशन थी, x प्लस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 1, 3x प्लस 5y प्लस टू जेड इक्वल्स टू 2। तो ये हमारी आ गई कोफिशिएंट मैट्रिक्स। पहले कॉलम में x के कोफिशिएंट, दूसरे कॉलम में y के कोफिशिएंट, तीसरे कॉलम में z के कोफिशिएंट। और हमारे पास ये वेरिएबल की कॉलम मैट्रिक्स हो गई x y z। और इधर राइट हैंड साइड में हमारे पास आ गया ये जो हमारी वैल्यूज हैं 4 1 2। ये राइट हैंड साइड में एक कॉलम मैट्रिक्स में आ गई 4 1 2। तो ये हमने क्या किया, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, तो ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म। ये आप समझ ही रहे हैं, जिस दिन आप इसको पहली रो को, ये पहली रो को आप ये वेरिएबल की कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा के ये राइट हैंड साइड 4 से कंपेयर करेंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू 4। तो ये वाली आ जाएगी। देन आप जब ये दूसरी रो को आप ये कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा के और जब आप इस राइट हैंड साइड में ये सेकंड एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे तो आपको क्या दिखेगा, 2x प्लस 3y प्लस जेड बराबर 1। देन आप जब ये तीसरी रो को आप इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा के जब आप इस तीसरे एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे तो आपको क्या दिखेगा, 3x प्लस 5y प्लस टू जेड बराबर 2। ये आपको दिखेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दिया, ये सब मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, ये हटा दिया है मैंने। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर, 3 5 2 और ये इस तरह का हो गया। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं अगमेंटेड मैट्रिक्स, मीन्स हेल्पिंग हेल्पिंग मैट्रिक्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम को बनाने में हमारी हेल्प करेगी। अच्छा, बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया ये है, ये जो आप मेन डायगोनल देख रहे हैं ना, ये मेन डायगोनल के नीचे हमें जीरो लाना है। ठीक है, इसे एक तरह से अपर ट्रायंगल बनाना है। ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इसको हमें जीरो करना है। तो पहले आप करेंगे इसको, पहले इसको करेंगे, इन दोनों को करेंगे ना। पहले कॉलम के पहले एलिमेंट की मदद से
उसके नीचे के ना इन दोनों को पहले जीरो करेंगे ना, इन दोनों को जीरो करेंगे। इस वन की मदद से, इस वन की मदद से इस टू को और इस थ्री को जीरो करेंगे। तो उसके लिए हम लोग तो हम लोग लगाते हैं कुछ ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन लगाते हैं? मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ √2 - 2 R1। दूसरी रो में पहली रो को घटा रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके, और मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ R3 - 3R1। ये मैंने ऑपरेशन लगा दिए। पहली रो में 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में घटा रहा हूँ, और पहली रो में 3 से मल्टीप्लाई करके तीसरी रो में घटा रहा हूँ। देन मुझे क्या दिखेगा यहाँ पर? देन मुझे क्या दिखेगा भाई? मुझे क्या दिखाई देगा? हाँ, तो पहली रो तो एज इट इज आ गई, 1 1 2 और 4, राइट। सेकेंड रो में ये डबल से मल्टीप्लाई करके घटाया है, तो 2 - 2 0, देन 3 - 2 का 1, देन 4 1 - 4 का -3, देन इधर 1 - 8 का -7, देन इधर 3 टाइम घटाया है तो यहाँ पे आया 0, देन यहाँ पे 3 टाइम घटाया है तो यहाँ पे आया 2, देन यहाँ 3 टाइम घटाया है तो 2 - 6 का आया -4, देन यहाँ 3 टाइम घटाया है 2 - 12 का आया -10। ये मुझे दिखा, राइट। देन अब मैं क्या करूँगा, इस वन की मदद से इस टू को जीरो करूँगा। तो अब मैं क्या ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ बच्चों? अब मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ R3 - 2R2। सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो से मैं माइनस करता हूँ। तो क्या दिखेगा भाई? देखिए अब आपको क्या दिखेगा। ये पहली रो तो एज इट इज आ गई, 1 1 2 और 4, ये एज इट इज आ गई। सेकेंड रो भी एज इट इज आ गई, 0 1 -3 -7। अब थर्ड रो में चेंजेस आए। ये जीरो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ 2 टाइम सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ 0 आ गया। ये 2 टाइम सब्ट्रैक्ट किया, -4 और +6 का आया 2, और यहाँ 14 -10 और 14 का यहाँ पे आया 4, ये ऐसे आ गया। और वो जो मैंने गायब की थी वेरिएबल्स की कॉलम मैट्रिक्स, उसे मैं वापस ला रहा हूँ XYZ। ठीक है, तो अब मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया सीन। ये यहाँ पे बीच में एक कॉल है, थोड़ा मैस हो गया है, समझिएगा इसे। अब मैं फिर इसे वापस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। मैं फिर वापस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं ये पहली रो को ये कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर इस पहले एलिमेंट से कंपेयर करूंगा, तो मेरे हाथ में क्या आएगा बच्चों? x + y + 2z = 4। तो ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन, राइट। देन मैं सेकेंड रो को ये कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा के इस -7 से कंपेयर करूंगा, तो मेरे हाथ में आएगा y - 3z = -7। देन जब मैं ये तीसरी रो को इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा के और इस तीसरी वैल्यू से कंपेयर कराऊंगा, तो मेरे हाथ में आएगा बच्चों 2z = 4। तो ये हो गई मेरी सेकंड मैट्रिक्स और ये हो गई मेरी थर्ड मैट्रिक्स, सॉरी सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड से आपके पास क्या आ जाएगा, z = 2, और ये जब आप डालेंगे सेकंड में तो सेकंड से आपको क्या आ जाएगा, z = 2 - 6 उधर ट्रांसफर किया, y = -1। देन इक्वेशन नंबर वन में z की वैल्यू 2 डाली 4 और y की वैल्यू वाली डाली -1 तो 3, और ये उधर सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे आ गया x = 1। और ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। एक ही सिंगल सोल्यूशन आया, ठीक है। वैसे तो इसे डिटेल में समझने के लिए आपको वेक्टर थ्री में थ्री टॉपिक को समझना पड़ेगा। थ्री में मैं जब मैं थ्री टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा तो इसे डिटेल में डिस्कस करूंगा, पर फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी बच्चों ने इसे सही सही सॉल्व किया सबका आंसर यही आएगा। क्या आंसर आएगा? x = 1, y = -1, z = 2। सभी बच्चों का यही सेम आंसर आने वाला है, एंड देन इट इज ए यूनिक सोल्यूशन। तो देखिए एक्चुअली क्या है, ये वाला पोर्शन तो आपको नहीं करना होगा ना, ये थोड़ा मैं ये तो उसमें लिखा ही होगा, एग्जाम पेपर में ही लिखा होगा। और ये वाला चाहे तो ये स्टेप भी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप ही मेन है ना, बाकी दो स्टेप आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली ये थर्ड इक्वेशन ही सब कुछ बताने वाली है ना। आपको जो भी कुछ बताना है, जो कुछ भी आपको पता चल रहा है वो आपको पता चल रहा है किससे? इस थर्ड इक्वेशन से। देखिए ये मेन इक्वेशन है ना, यही मेन इक्वेशन है, यही सब कुछ आपको बताने वाली है। ये थर्ड इक्वेशन जो आने वाली है ना, ये इक्वेशन आपको सब कुछ बताएगी।
यही सब कुछ बताएगी। 2z बराबर 4, इसका मतलब हुआ थर्ड इक्वेशन में z बराबर 2 आया, वो आपने ऊपर डाल के y और x निकाल लिए। तो जिन बच्चों ने सही सही सॉल्व किया होगा सबका यही आंसर आएगा, तो ये कहलाएगा यूनिक सोल्यूशन। अब चलिए एक दूसरा केस देखते हैं, इसी का एक दूसरा केस देखते हैं। सपोज करिए मैं ये यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, सपोज करिए मैंने ये यहाँ से हटा दिया, ठीक है। आप देखिए क्या क्या चेंजेस होंगे, आप समझिए यहाँ वाला प्लेस जो है, यहाँ वाले प्लेस पे चेंजेस आएंगे ना, इस प्लेस पे चेंजेस आएंगे, इस प्लेस पे चेंजेस आएंगे, इस प्लेस पे चेंजेस आएंगे, ठीक है, और इस प्लेस पे चेंजेस आएंगे। ऐसा होगा भाई, ठीक है, ये वाला प्लेस चेंज होगा, ये वाला प्लेस चेंज होगा, ठीक है, ये वाला प्लेस चेंज होगा, ठीक है। ये मतलब एक नया नया सवाल हो गया ना, ये समझिए नेक्स्ट एग्जांपल हो गई, फॉर एग्जांपल 2। ये आपकी एक नई एग्जांपल तैयार हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हुआ, ठीक है, मैंने ये वाला हटा दिया, यहाँ से वहाँ पे क्या था, जेड था, जेड मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे चेंज आ जाएगा। अब क्या चेंज आ जाएगा देखते हैं, ये हटा दो यहाँ से, ठीक है, ये हटा दो यहाँ से, ठीक है, ये हटा दो यहाँ से, ठीक है, बाकी सब तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे अब आपको क्या दिखाई देगा, देखें, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, अब यहाँ दिखाई देगा जीरो। तो ऑपरेशन तो वही लगाने हैं, ठीक है, तो क्या करना है, मेन डायगोनल के नीचे जीरो रखना है, तो सब कुछ तो वैसे ही रहेगा, खाली इस प्लेस पे चेंजेस होगा, क्योंकि बाकी देखिए एग्जाम्पल 2 में भी बाकी मैंने सारा वैसा ही डेटा रखा हुआ ना, खाली ये वाला प्लेस जो है, ये जो आपका ये एलिमेंट है जहाँ पर ये जीरो दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहाँ पे हमने चेंज किए हैं। बाकी सारे डेटा तो वैसे ही हैं, तो सारे ऑपरेशन सब कुछ वैसे ही लगता रहेगा, खाली इस प्लेस पे चेंज आएगा ना, इस प्लेस पे चेंज आएगा, इस प्लेस पे चेंज आएगा, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या है, जीरो, और आपने ऑपरेशन लगाया R3 माइनस 3R1, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और 0 से घटाया, तो यहाँ पर अब हमें क्या दिखाई देगा, अब हमें यहाँ दिखाई देगा -6, यहाँ पे दिखा -6, बाकी सारा कुछ वैसे ही चल रहा है। फिर हम लोगों ने ये ऑपरेशन लगाया R3 माइनस 2R2, तो अब हमें यहाँ क्या दिखाई दिया, 0, राइट। अब देख ध्यान देना बच्चों, ठीक है, अब ध्यान देना, जब इस रो को ना, इस रो को आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके और आपने इधर 4 से कंपेयर कराया, अब आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और अब आपको यहाँ क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा 0। तो 0 बराबर 4 इज नॉट पॉसिबल ना। ये हम लोग इस वीडियो, ये जो हम लोग का वीडियो है, ये पार्ट 3 है हम लोगों का, और हम लोग पार्ट 1 में ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब 0 बराबर 4 आता है, इसी ये जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में हम लोग ये लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 0 बराबर 4 इज नथिंग। ये भाई रॉन्ग है ना, दिस इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। 0 बराबर 4 ऐसा इन्फॉर्मेशन आने का क्या मतलब हुआ, इसमें जो है ये जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसमें भी कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है, ऐसा एक्स वाई जेड का कोई वैल्यू नहीं हो सकता जो इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर दे, अगर ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ गया। तो अब ये सब तो नहीं आएगा भाई, ठीक है, ये सब तो नहीं आएगा, ठीक है, ये सब नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा भाई, क्या लिखोगे आप, ठीक है, ये सब नहीं आएगा आपके पास। अब ऐसा दिखाई देगा, और अब आप क्या लिखोगे, अब आप क्या लिखोगे भाई, अब आप ये लिखोगे, सिस्टम 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 हैज सिस्टम हैज नो सिस्टम हैज नो कॉमन सोल्यूशन, सिस्टम हैज नो कॉमन सोल्यूशन। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये वाला स्टेप तो आपको नहीं करना होगा ना, ये वाला स्टेप नहीं करना होगा, क्योंकि ये तो आपके एग्जाम पेपर पे ही लिखा होगा, तो आप इसको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये वाला भी आप स्किप कर सकते हैं ना, ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, यहीं से आइडिया ले लो ना, यहीं से कि ये इससे इसको जीरो करना है, इससे इसको जीरो करना है ना, तो यहीं से आप यहाँ से स्टार्ट करो, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, ठीक है, इससे स्टार्ट करो, बस ये दो स्टेप लिखो, और बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आपका सिर्फ ये स्टेप भी आप स्किप कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको नेचर बताना है, वैल्यूज नहीं बतानी है, वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं बतानी है, जैसे कि कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें सिर्फ नेचर बताना होता है, वैल्यूज नहीं बतानी होती ना, बोर्ड के एग्जाम्स में वेरिएबल की वैल्यू भी बतानी होती है, और वैल्यूज तो आप उसी में बता पाओगे, यूनिक सोल्यूशन और नई सोल्यूशन में, नो सोल्यूशन में तो वैसे भी वैल्यूज नहीं निकलेंगी। तो ये 3 स्टेप आप स्किप कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद ये 3 स्टेप आप स्किप कर सकते हो, अगर सिर्फ आपको नेचर बताना है। यहीं से सिर्फ ये वाला जो है ना, यहीं से आप का जजमेंट सिर्फ इसी से आ जाएगा, यहाँ वाला ये जो आप कर रहे हो यहीं से आपका जजमेंट हो जाएगा पूरा, सिर्फ इससे। ये वाला स्किप कर सकते हो, ये वाला स्किप कर सकते हो, ये वाला स्किप कर सकते हो। अब मैं टीचर हूँ तो मुझे तो डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ रहा था, पर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप ये तीनों स्टेप स्किप कर सकते हो, अगर आपको नेचर ऑफ सोल्यूशन बताना है। तो चलिए दो टॉपिक डिस्कस हो गए, कौन कौन से डिस्कस हो गया, यूनिक डिस्कस हो गया और नो सोल्यूशन डिस्कस हो गया। अब आते हैं मैनी सोल्यूशन पे, राइट। तो मैनी सोल्यूशन के लिए मैं फिर एक चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 की जगह ध्यान दें, मैं अब आप के सामने लिख रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 3,
अब मैं लिख रहा हूँ आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3, राइट। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फिर एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 था, अब मैं उसको कर रहा हूँ -2। तो देखो यहाँ पे चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे चेंज आएगा, और आपका यहाँ पे चेंज आएगा, ठीक है। ये 3 जगह चेंजेस आएगा, यहाँ चेंज आएगा, यहाँ चेंज आएगा, ठीक है, यहाँ चेंज आएगा। बच्चों की सुविधा के लिए, उनके समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। लेकिन ये वो अब प्रॉब्लम नहीं ना, पहली एग्जाम्पल अलग थी, दूसरी एग्जाम्पल, अब ये तीसरी एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। थोड़ा समझाने के लिए मैंने डेटा वही रखा है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया है ताकि समझने में सुविधा हो। तो भाई ये वाला प्लेस चेंज हो गया ना। यहाँ पर अब आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर अब आपको दिखाई देगा -2, और बाकी सारे डेटा तो वैसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। बाकी सारा ऑपरेशन, बाकी सब कुछ तो वैसे ही हो रहा है। ये आपके ऑपरेशन जो यहाँ वाले ऑपरेशन है, ये वैसे ही लग रहे हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन आपका वैसे ही लग रहा है, ठीक है, वैसे ही लग रहा है। वही आपका क्या है, यहाँ आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। आपको बताया जा चुका है कि आपको क्या करना है। ये मेन डायगोनल, ठीक है, ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल के नीचे आपको क्या करना है, मेन डायगोनल के नीचे आपको 0 करना है। तो ये वाला ऑपरेशन तो आपको एज इट इज लगाना है ना, ये वाला ऑपरेशन आपको एज इट इज लगाना है, फिर ठीक है। फिर यहाँ वाला ऑपरेशन आपको एज इट इज लगाना है। तो बाकी सब कुछ तो वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लूँ क्या है यहाँ पर भाई। हाँ, यहाँ पर आपका है क्या, क्या आ गया अब, यहाँ आ गया आपका -2, यहाँ पर है -2। तो अब आपने ये वाला ऑपरेशन लगाया, R3 - 3R1, तो यहाँ पर आ गया -14। हाँ भाई, यहाँ चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ चेंज हो गया आपका, यहाँ चेंज हो गया, और आपका यहाँ चेंज हो गया, ठीक है। तो क्या दिखा भाई यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या दिखने लगा आपको, अब यहाँ पर आपको दिखने लगा -14, -14 दिखा, और अब आपने ये वाला ऑपरेशन लगाया, ये वाला ऑपरेशन लगाया, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा भाई, यहाँ पर दिखेगा 2 गुना करके घटाया, तो यहाँ दिखा 0, अब यहाँ दिखने लगा 0। तो ये जो तीसरी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन में ध्यान दें, देखिए हर बार क्या हो रहा है ना, ये तीसरी इक्वेशन ही डिसाइड कर रही है, ठीक है। ये तीसरी इक्वेशन ही डिसाइड करेगी, जो कुछ डिसाइड करेगा ये तीसरी इक्वेशन ही डिसाइड करेगी। पहले एग्जाम्पल में बीसी ने डिसाइड किया था यूनिक सोल्यूशन, आपको जेड की वैल्यू मिली थी, वो आपने दूसरी और पहली में डाल के एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी। अभी जो सेकंड एग्जाम्पल लिखा था यहाँ पर 0 = 4, तो इसी ने डिसाइड किया ना, तीसरी इक्वेशन ने डिसाइड किया कि कैसा सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन आएगा। लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया भाई, देखो क्या चेंज हो गया, ध्यान दें क्या चेंज हो गया भाई, देखो क्या चेंज हो गया। यहाँ पर अब आपको क्या दिखेगा, अब आपको यहाँ दिखेगा भाई, यहाँ चेंज करता हूँ, ठीक है, ये 4 नहीं है अब, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अब है 0। तो अब इस बार भी तीसरी इक्वेशन ने ही डिसाइड किया। अब देखो क्या हुआ भाई, ठीक है, जैसा कि हम लोग वीडियो 1 में डिस्कस कर चुके थे। देखो अब यहाँ क्या हो गया, 0 = 0, 0 = 0 इज ए गुड इन्फॉर्मेशन ना, इट इज ए करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इट इज ए नॉट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ये सही इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसने सिचुएशन बदल दी, क्या सिचुएशन बदल दी, अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस है कम, नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कितने हैं भाई, वेरिएबल्स हैं 3, और इक्वेशंस कितनी हैं, इक्वेशंस हैं 2। तो 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल नहीं निकाले जा सकते, अब हमें मानना पड़ेगा। तो किसी बच्चे ने माना, किसी बच्चे ने माना z = 1, z = 1 माना, तो उसे क्या मिला, उसको उसने डाला सेकंड में, तो -3 और प्लस -3 को उधर भेजा, -4, हाँ y बराबर क्या आ गया, -4, और y बराबर -4, और z बराबर 1 डाला पहली में, तो -4 और +2 हुआ, -2 और 4, तो ये हो गया 6, ये हो गया x = 6, ये एक सोल्यूशन आ गया, ठीक है, ये आपका एक सोल्यूशन आ गया, z = 1, y = 4 और x = 6, ये एक सोल्यूशन आ गया। पर हर बच्चा ऐसे ही माने ये जरूरी तो नहीं है, किसी दूसरे बच्चे ने माना, दूसरे ने माना z = 0, ठीक है, z = 0, तो उसको क्या मिला, दूसरी वाली से क्या मिला, उसको मिला, सेकंड इक्वेशन ने क्या दिया, उसको सेकंड इक्वेशन ने दिया y = -7, ठीक है। देन वन इक्वेशन ने क्या दिया, इक्वेशन 1 ने क्या दिया उसको, z = 0 और y = -7, तो x बराबर क्या आया, 11, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन आया ना, ये वाला सोल्यूशन जो आया, ऐसा सोल्यूशन जो आया भाई, ये भी एक सही सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो बच्चे सब लोग एक जैसा तो मानेंगे नहीं, कुछ लोग एक जैसा भी मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या अलग अलग मानेंगे, सब लोग अपना अलग अलग मानेंगे, और सबके अलग अलग आंसर आएंगे। तो हम लोग इस केस में क्या बोलते हैं, इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम हैज, सिस्टम हैज, सिस्टम हैज मैनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो ये बच्चों एक बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। जनरली आप लोग क्या करते हैं, क्रैमर मेथड से सवाल लगाते हैं, फिर उसमें डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकालना पड़ता है, और वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, और कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट होती है, आपको 3-4 डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी पड़ती है। अभी देखो ये क्या है,
ये देखो कैलकुलेशन बहुत ईजी है इसका, ठीक है, थोड़ा लिखना पड़ रहा है, डाटा है तो थोड़ा लिखना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये वाला स्टेप ना, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, सिर्फ यहीं से ना, यहीं से पूरा डिसीजन हो जाएगा। एक्चुअली आपकी जो थर्ड इक्वेशन है ना, थर्ड इक्वेशन बताएगी सब, और बस यहीं से, ये तो एग्जाम में लिखा होगा, ये वाला स्टेप जो है ना, ये वाला स्टेप तो एग्जाम पेपर पे ही लिखा होगा, और ये वाला आप स्किप कर दो, ये स्किप कर जाओ, ठीक है, ये वाला आप स्किप कर जाओ, ठीक है, यहीं से डिसाइड हो जाएगा ना, यहीं से सब डिसाइड हो जाएगा। जैसे ही आपने यहाँ से इसको जीरो किया और इसको जीरो किया ना, बस तुरंत इसी वाले से सारा डिसाइड हो जाएगा। तो बहुत ही टाइम सेविंग टेक्निक है, और बहुत ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है कि नेचर ऑफ सोल्यूशन पता लगाने का, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस के बाद आप ये तीनों स्टेप जो है स्किप कर सकते हैं, सिर्फ यही करना होता है और यहीं से सब डिसाइड हो जाता है।